Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Kathumar. Students, I am Rajendra Batra and I study you science for 10th class. Students, इंग्लिश मीडियम की 10th क्लास की साइंस में आपको स्टडी करा रहा हूँ और हमारा ये जो चैनल है ये एक बार अगेन स्टार्ट हुआ है और आप लोगों के लिए NCERT इंग्लिश मीडियम 10th क्लास की साइंस में लेके आ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। स्टूडेंट्स, इस साल 10th क्लास के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं और चेंजेस में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, साइंस सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर 1st to 5th 5 चैप्टर हैं, वो हैं केमिस्ट्री के। 5 चैप्टर आपको किसके पढ़ने होंगे? केमिस्ट्री के। और 6th 7 8 9 ये चैप्टर पढ़ने आपको 8 तक ही हैं बायो के। इसके बाद 9 10, यहाँ पर 9 भी है, 10 11 12 और 13 ये हैं फिजिक्स के चैप्टर। और फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं वो है एनवायरनमेंट के। तो इस बार देखो, पिछली RBSC का जो सिलेबस था उसमें फिजिक्स के चैप्टर भी आपके पास कम थे, केमिस्ट्री के चैप्टर भी आपके पास कम थे, है ना। लेकिन इस बार आपको चैप्टर्स कुछ बढ़े हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। तो आपको बड़े ढंग से अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर जितनी भी हो सकेगी, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक हम आपको वीडियो बना रहे हैं और ऑफलाइन में तो बात अलग होती है। तो मैं आपको यहाँ पर आपकी साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करेंगे और हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपके पास जो चैप्टर फर्स्ट है उसका चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इस फर्स्ट चैप्टर में से आपको एग्जाम्स के अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाता है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो आपका चैप्टर का नेम हो गया। कोई सब्सटेंस है या उसको आप मैटर बोल सकते हो, उस मैटर की क्या स्टेट होती है? ध्यान से समझना मेरी बात को। मैटर की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री 2 स्टेट होती हैं। एक तो फिजिकल स्टेट होती है स्टूडेंट्स और दूसरी होती है केमिकल स्टेट, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी शोज करते हैं मैटर या सब्सटेंस और केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं मैटर या सब्सटेंस। तो जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो उन मैटर्स या सब्सटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। नो चेंज अकर्स इन मैटर व्हेन इट इज़ इन फिजिकल चेंज। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। बट इफ मैटर इज इन केमिकल चेंज then change its composition and weight, फॉर्मूला सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो कोई भी मैटर है स्टूडेंट्स, उस मैटर के अंदर किस तरह का चेंज हो सकता है? तो देखो, मैं फिजिकल चेंज को आपको बताऊँ। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं या फिजिकल जो स्टेट होती है मैटर की, उसके थ्रू आप किस प्रकार से आप मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम आंख बंद करके भी किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलानी चीज़ है, महसूस कर लेते हैं,
ठीक है ना। जैसे आपके सामने अगर वाटर वेपर रख दी जाए, वाटर रख दिया जाए और आइस रख दी जाए, तो आप उसको छूकर बता सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। आप किसी भी मैटर का कलर देखकर भी आप बता सकते हो कि ये कौन सा मैटर है। आप किसी मैटर की स्मेल को सूंघ कर भी बता सकते हो, ठीक है, स्मेल को भी फील करके बता सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब उस मैटर की या उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर, सूंघकर, महसूस करके आइडेंटिफाई कर लें तो वो उसकी फिजिकल स्टेट होती है। ओके, तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फिजिकल स्टेट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, ये पहले से ही बोलता आ रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको वाटर ले लिया। आप बच्चों अच्छी तरह से जानते हो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इस वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वो जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 1 × 2 प्लस इसका कितना होता है 16 होता है ऑक्सीजन का, इसका 1 है तो यहाँ 1 रहने दो इसको। तो ये टोटल कितना हो गया 18 यूनिट, यू लिख रहा हूँ मैं 18 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का। अब क्या करते हैं, इस वाटर को आप हीट कर दो। क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। इसकी क्या बन गई बचाओ? वेपर। वाटर की क्या बन गई? हीट करने पर वेपर बन जाएगी। वेपर बन जाएगी तो वेपर का अगर मैं फॉर्मूला लेना चाहूँगा तो क्या आएगा? वाटर की तो बनी है वेपर, H2O ही तो होगा फॉर्मूला, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा 18 यूनिट होगा। अब क्या करते हैं, इस वेटर को ठंडा कर दो तो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ये वाटर में। होगी कि नहीं होगी? कंडीशन वही रहनी है। अब इस वाटर को आप फ्रिज के अंदर ले जाओ, फ्रिज में ले जाओ। अगर फ्रिज में ले गए तो यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। बन जाएगी ना। आइस की कंडीशन भी यही रहनी है, आइस वाटर की तो है, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब इस आइस को आप आउट कर दो फ्रिज से, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाटर में। अगेन क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ से क्या लेके चले थे? वाटर। एट लास्ट हमको क्या ऑब्टेन हुआ? वाटर। ओके, तो इस मैटर की या इस सब्सटेंस की, सब्सटेंस क्या था हमारे पास? वाटर। वाटर सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज आया है? नहीं आया। ओनली उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, बाकी उसके कंपोजिशन में, उसके मोलिकुलर मास में और कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर की फिजिकल चेंज बोल सकते हैं इसको। अब अगर मैं केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो केमिकल चेंज में क्या करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस भी आपको मिल जाता है और बहुत सारे चेंजेज भी उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपको अगर केमिकल चेंज करना है तो केमिकल चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है? आपको केमिकल चेंज करने के लिए कंबस्टन करना पड़ सकता है, आपको केमिकल चेंज करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ सकता है, अगर रिडक्शन करें तो भी केमिकल चेंज आ जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। इन प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी मैटर या सब्सटेंस को चेंज कर सकते हो केमिकली। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन को मैं एयर की प्रेजेंस में बर्न करना हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं केमिकल चेंज का, ठीक है ना। तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है, तो अगर बर्न कर दिया तो देखो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ओके, एयर के अंदर कौन सी गैस ऐसी होती है जो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में हेल्प करती है? बताओ, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन हो जाता है? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑब्टेन होने वाला है वो क्या बोलेंगे उसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये न्यू सब्सटेंस आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। ये न्यू सब्सटेंस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते मैग्नीशियम में अगेन। जैसे आपने वाटर की वेपर बना दी, आइस बना दी, लेकिन लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ठीक उसी प्रकार से आप इस मैग्नीशियम को कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं कर सकते मैग्नीशियम में। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। और जब कोई भी फिजिकल चेंज होता है, किसी भी प्रकार का फिजिकल चेंज होता है सब्सटेंस के अंदर, मेरी बात पर गौर करना, किसी भी सब्सटेंस में कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर होती है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। तो ये अगर केमिकली चेंज हुआ है इस सब्सटेंस में तो ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूलेस या सिंबल्स के रूप में आप शो करते हो, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। समझ आ रही है बात? केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कोई केमिकली चेंज आया है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर्स हो गई, और उस केमिकल रिएक्शन को आप रिटर्न करते हो। रिटर्न करने के बाद उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को आप फॉर्मूला या सिंबल्स के रूप में यूज़ करते हो। तो इस प्रकार से जो ये बनता है इसको क्या बोलते हो? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स इसको? केमिकल इक्वेशन। तो हमारे चैप्टर पर पहुंच रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको इसमें केमिकल रिएक्शन भी पढ़नी है और केमिकल इक्वेशन भी पढ़नी है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, और जब रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। समझ आ रही है ना बात? आराम से ढंग से इसको चेक करो एक बार, ठीक है? अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, हम किसको ले रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को। मैं जनरल सी बातें बता रहा हूँ आज आपको इस चैप्टर में, आपको कुछ नोट नहीं करा रहा। केमिकल रिएक्शन समझ लेना पहले इस चीज़ को। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? दोबारा से ध्यान दो। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? पार्टिसिपेट करेगा ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम? रिएक्टेंट्स। दोज सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हों उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब जब दो सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और रिएक्शन कर जाएंगे तो एक न्यू सब्सटेंस यानी कि थर्ड सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होने वाला है, और जो सब्सटेंस ऑब्टेन होने वाला है उसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। उसको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? व्हेन रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन देन फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे तो वो जो नया सब्सटेंस है वही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस रिएक्टेंट हो गए और आपको ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब आपको केमिकल रिएक्शन को रिटन करना है एज ए इक्वेशन में, केमिकल के इक्वेशन में ऐसे आपको रिटन करना है। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़ भी हम चेक करते हैं। तो देखो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता लग चुका है कि रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आप बना रहे हो तो उस केमिकल इक्वेशन को रिटर्न करने का सिस्टम होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको तो आप LHS साइड में लिखोगे, R को मैं डिनोट कर रहा हूँ रिएक्टेंट से, समझ गए। और प्रोडक्ट जो हैं सब्सटेंस उनको आप LHS साइड में लिखोगे, सॉरी RHS साइड में लिखोगे। इसको तो राइट हैंड की वाली साइड में जाओ लेकर जाओगे प्रोडक्ट को, और रिएक्टेंट को LHS साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड वाली में। और दोनों के बीच में मिडिल बोथ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ए एरो साइन विल बी ड्रॉन। इन दोनों के बीच में आपको इस तरह से एक एरो का साइन भी बनाना पड़ेगा। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो इधर तो रिएक्टेंट आ जाएंगे, ये एरो साइन आ गया, इधर से क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिख जाएगा, नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर वन और मोर रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं तो आप उसको इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास ये वन रिएक्टेंट और अगर ये है अदर रिएक्टेंट और ये है थर्ड रिएक्टेंट, तो इनको हम कैसे शो करें। इन सभी रिएक्टेंट्स को आप प्लस का साइन लगाकर शो करेंगे और फिर एरो लिखेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट भी एक से अधिक आते हैं तो आप प्रोडक्ट पहला प्लस प्रोडक्ट दूसरा प्लस प्रोडक्ट तीसरा, जितने भी आते हैं सबको आप प्लस के साइन से ऐड करके केमिकल इक्वेशन में शो कर देंगे। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन जिंक मेटल डिप्ड इन सल्फ्यूरिक dilute sulfuric acid, then hydrogen gas and zinc sulfate is obtained। ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। हमने जिंक मेटल को लिया और जिंक मेटल को डाल दिया है, ड्रॉपड़ो लिख दो, डिप की जगह ड्रॉपड़ो, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने डिप कर दिया जिंक मेटल। ठीक है, ये रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं। जैसे ही जिंक मेटल को इस एसिड के अंदर मैंने डाला तो यहाँ पर मेरे को मिली हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये केमिकल रिएक्शन दिख रही है। अब आपको इस केमिकल रिएक्शन को के अंदर पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन तो रिएक्टेंट है और कौन कौन प्रोडक्ट है। अब आप इसको चेक कीजिए, ढंग से पढ़िए और पता लगाइए। कोशिश करेंगे ज़रूर आपको पता लगेगा। बताइए। वेरी गुड। देखो, रिएक्टेंट कौन कौन है। रिएक्टेंट है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्ट कौन कौन है बताओ, जो आपको ऑब्टेन हुआ है, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। ये दो प्रोडक्ट आ गए ना। तो अब आपको रिएक्टेंट का पता लग गया और प्रोडक्ट का पता लग गया। तो अब इनको इक्वेशन बनाइए। तो आपको पता ही है कि भाई रिएक्टेंट को हम LHS साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को हम RHS साइड में लिखेंगे।
तो देखो मैं रिएक्शन इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बना रहा हूँ। Zn प्लस H2SO4 आपको बता दिया था, रेक्टेंगल 2 से अधिक है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर एरो का साइन आएगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को लिख दीजिए। ये आपके पास आ गया केमिकल इक्वेशन। क्या आ गया? केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा मैंने, कैसे नोट किया? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको मोलेकुलर फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में डिनोट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन थी। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट दोनों को मैंने मोलेकुलर फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में डिनोट कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया केमिकल इक्वेशन। क्या आ गया मेरे पास? केमिकल इक्वेशन आ गया। ओके, तो यहाँ तक ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए बिल्कुल कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन का हम केमिकल इक्वेशन लेके आएंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया था, किस में? एयर की प्रेजेंस में, है ना? तो उस रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बनाया था? Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो ये केमिकल इक्वेशन आ गया ना। तो इस तरह से जैसे ये बनाया ऐसे वो बन गया। ऐसे कितनी भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके लिए आ जाए, आप आराम से उस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। एक चीज़ तो ये आपने आज यहाँ पर समझ ली। दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरी चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जब आप इस तरह से नोट कर देते हो तो बेटा उसको आपको बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब आप बैलेंस कैसे करेंगे और हम बैलेंस क्यों करेंगे, दोनों ही बात है। भाई आपके मन में विचार आ सकता है कि सर उसको बैलेंस नहीं करें तो हमको क्या दिक्कत हो सकती है, और बैलेंस करेंगे तो इसको क्या मेथड है इसका बैलेंस करने का। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, जब आप किसी किराने की दुकान पर कोई सामान लेने जाते हो और आप उस शॉपकीपर को बोलते हो कि भैया मुझे 1 kg शुगर दे दो, 1 kg राइस दे दो, शुगर दे दो या कुछ भी। अब आप 1 किलो चावल उस शॉपकीपर से ले रहे हो, समझ गए? तो वो जब आपको 1 kg राइस आपको तोलेगा, मीजर करेगा, तो उसकी जो तराजू होगी उस तराजू के दोनों पलड़ों को आप लोग देखोगे तो आप क्या देखते हो उसमें? क्या शॉपकीपर आपको एक पलड़े को जिसमें चावल रखा हुआ, माना ये चावल है और ये उसका 1 kg रखा हुआ है, तो चावल वाला अगर नीचे आ गया तो दे देगा? नहीं देगा। या फिर किलो वाला नीचे आ गया तो आप ले लोगे? नहीं लेओगे। तो क्या स्थिति आएगी बताओ? उस शॉपकीपर को दोनों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा ना। अगर दोनों पलड़े बैलेंस हैं तो ना तो आपको नुकसान हो रहा, ना ही शॉपकीपर को नुकसान हो रहा। तो उस टाइम पर आप उसको आसानी से ले भी लोगे और वो ईजी वे में आपको दे भी देगा। समझ आ गई ना बात? तो इस तरह से दोनों पलड़े जो तराजू के हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैं एक लॉ बोल रहा हूँ और लॉ है मास कंजर्वेशन। लॉ का नाम क्या बोल रहा हूँ मैं? मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसके मास को आप रेज्ड कर सकते हो। समझ आ रही बात? कोई भी सब्सटेंस के मास को, किसी भी पदार्थ के वजन को आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी पदार्थ के वजन को आप सृजित कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना, ना तो नष्ट कर सकते ना ही सृजित कर सकते। तो ना तो हम किसी भी सब्सटेंस के मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम किसी सब्सटेंस के मास को रेज्ड कर सकते हैं। इस लॉ को बोलते हैं मास कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आपकी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले
सब्सटेंस है उनके मास को आप कैसे डिस्ट्रॉय कर दोगे? नहीं कर दोगे ना। और ना ही नया मास, नया जो सब्सटेंस बनेगा उसमें रेज्ड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कि जितना इधर आपने कोई चीज़ लिया है, अगर आपने 1 लीटर दूध लिया, आधा किलो चावल लिया और आधा किलो चीनी लिया और उसको गर्म करके आपने खीर बनाई, तो बेटा जब खीर कंप्लीट बन जाएगी तो उसका वज़न जब तोलोगे तो वो सारी चीज़ें जो आपने डाली थी, क्या वो सब का सब वज़न नहीं आएगा? उसमें आएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी सब्सटेंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस है, इन सब का जितना भी एटॉमिक मास है या मोलिकुलर मास है इस साइड में, उतना ही कहाँ आना चाहिए? प्रोडक्ट में आना चाहिए ना। तो खीर आपकी प्रोडक्ट हत्या का ना है। और रिएक्टेंट कौन है? दूध है, चीनी है, चावल है, वो रिएक्टेंट हो गए आपके। तो ठीक एक प्रकार से जितने रिएक्टेंट है अमाउंट में, उतनी ही अमाउंट में कौन होनी चाहिए? प्रोडक्ट मिलने चाहिए ना। ज़्यादा कमती तो नहीं होंगे ना? नहीं होते हैं। केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल नहीं होते हैं। और अगर वो ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जैसे इधर देखो, मैग्नीज का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर मैग्नीज का एक ही बना है, मैग्नीशियम का सॉरी, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमको क्या करना है? इधर ऑक्सीजन के 2 एटम करने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस जगह पर, लेकिन साथ में मैग्नीशियम के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, पहले बैलेंस नहीं था। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स एंड ऑब्टेन होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो मास होता है वो कंजर्व होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, जिस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किस मेथड का यूज़ करोगे आप? हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ आ रही है मेरी बात? ढंग से सारी चीज़ों को चेक कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस दी है कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है, किस तरह से हमको इसकी पढ़ाई करनी है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया आपको, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से नोट करते हैं वो आपको बताया, और केमिकल इक्वेशन को नोट करने के बाद उसको बैलेंस भी करना ज़रूरी होता है। और बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। और क्यों बैलेंस करते हैं उसके लिए एक रीजन भी है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही हम किसी सब्सटेंस के मास को रेज्ड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में क्या रिटेन कर सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके भी मुझे बताना कैसा लगा और शेयर भी करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।